गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। तुम भी गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। हाँ, सब लोग उठ चुके हैं ना। और आज तो तब तुम भी उठ चुकी हो, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, आज जल्दी कैसे उठ गई? मैं रोज उठती हूँ। अरे बच्चों वाह। को स्कूल भेजना होता है। वाह, चलो रोज उठती है। बच्चों को स्कूल, बच्चे तो चले जाते हैं स्कूल। अरे तो अच्छा, बाय भेजती हूँ करने के ना, लिए। भेजती हूँ ना उनको स्कूल। अभी झगड़ा हो जाएगा इसके ऊपर, अपनी छेड़ की तो। अच्छा। एक मेरे पास कुछ दिन से कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे जो है वो, जैसे कुछ बच्चे बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो BAMS कर रहे हैं, कोई दूसरी डिग्री कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो है वो मुझे बोल रहे हैं कि सर कि हमारा मन नहीं लग रहा है उसमें से। कल भी रात को एक फोन आया, कॉल आया कि एक बच्चा BPT कर रहा है, फर्स्ट ईयर में पास भी हो चुका है, सेकंड ईयर में उसको लगता है कि उसे नीट के लिए जाना चाहिए, और अब वो कॉलेज छोड़ने का सोच रहा है वो। तो क्या होता है बेटा, कई बार है ना, हम जो कर रहे होते हैं ना, तो उससे हम असंतुष्ट रहते हैं और हम दूसरे फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। नीट के बारे में सोचना, MBBS के बारे में सोचना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि जो आप डिग्री हाथ में ले चुके हो, कम से कम उसको पूरा तो करो आप, ठीक है। जैसे बैचलर इन फिजियोथेरेपी जो है, उसका कहना था कि फिजियोथेरेपी में कोई स्कोप नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। स्कोप तो कोई डिग्री का नहीं होता, स्कोप तो व्यक्ति का होता है जो उस चीज़ को करता है। यदि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो फिजियोथेरेपी में आप जो है वो एक्सेल कर जाएंगे आप। तो ऐसा कहना कि सिर्फ MBBS बेहतर है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बात है कि वी कैन नॉट कंपेयर MBBS विद दी अदर डिग्रीज, लेकिन हम ये तब भी बोलेंगे कि हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस है। जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका इंपॉर्टेंस है, टेक्नीशियन का इंपॉर्टेंस है ना, जो आयुष के डॉक्टर है उनका अपना इंपॉर्टेंस है, वेटनरी वाले डॉक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है। हर व्यक्ति का, हर डिग्री का अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो उस इंपॉर्टेंस को किसी और से कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई ठीक है, आप BPT के लिए आपने जो पढ़ रहे हैं आपने छोड़ दिया, तो अब आप नीट के लिए क्या कर रहे हैं? तो पार्ट टाइम तैयारी नहीं हो सकती है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी पार्ट टाइम नहीं हो सकती है। अब इस पर भारती प्रकाश डालेंगे। बताओ भारती, क्या कोई एग्जाम की तैयारी पार्ट टाइम कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी? पार्ट टाइम एक्चुअली बहुत सारे लोग कभी अगर आप बहुत ही डिटरमाइंड हैं, जैसे कि ये ही बोल रहे हो ना आपकी। नहीं, ये बोल रहा हूं मैं कि बच्चे एक डिग्री कर रहे हैं, दो कोर्स अलग अलग कर रहे हैं और साथ में नीट की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए लोग जब कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कि किसी जैसे PSC में होता है ना, नायब तहसीलदार के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन लोग फिर भी पढ़ाई तो करते रहते हैं। तो यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो फुल टाइम होती है ना, पर लोग फिर अब भी कर भी सकते हैं। अब ये करने के लिए क्या चाहिए? तो मान लो कोई व्यक्ति कोई कोर्स कर रहा है और उसके बाद जो है उसको जो है वो नीट की तैयारी भी साथ में करनी है, तो किस लेवल का डिटर्मिनेशन चाहिए उसको? बहुत हायर लेवल का डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा समय तो जो आप कोर्स कर रहे हैं उसमें चला जाएगा, बहुत सारा टाइम उसमें चला जाएगा, एफर्ट उसमें चला जाएगा। और जो फुल टाइम नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो कोई दूसरा काम नहीं है। तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आप टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, जो बचा हुआ टाइम है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। बाकी कोशिश तो करते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं और तब उसके साथ नीट की तैयारी करना कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है, तो आपको उसके लिए फिर डिटरमाइंड होना पड़ेगा, समय को बचाना पड़ेगा, समय को चुराना पड़ेगा आपको, ताकि आप पढ़ने में उसको फोकस कर सकें आप, ठीक है। लेकिन किसी भी कोर्स को बीच में छोड़ देना, ये स्केपिज्म को शो करता है। उसमें दिक्कत क्या है कि मान लो नीट का कट ऑफ, नीट का जो है वो स्कोर, आप सब जान रहे हैं कट ऑफ कितना ऊपर जा रहा है, हर साल जो है कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम एक ऐसी चीज जिसके बारे में भी हम डिटरमाइंड भी नहीं है, हमको सुनिश्चित भी नहीं है, यदि ऐसा होता तो हम शायद से कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट ही ना करते। क्या होता है, जब आपको यकीन होता है ना कि आप कर लेंगे, तो आप कोई और विकल्प नहीं ढूंढते। यदि आप बहुत सारे विकल्प ढूंढ कर रखते हैं, इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है नहीं है कि ये हम कर पाएंगे। शायद से नहीं हुआ तो ये करूंगा, नहीं हुआ तो वो करूंगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में होते हैं। जब भी आप अपने पास विकल्प बहुत सारे रखेंगे ना, तो याद रखिए विकल्प ही आपकी मेन चॉइस बनेंगे, मुख्य चॉइस छूट जाती है पीछे कहीं पर। विकल्प ही आपके हाथ लगते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई विकल्प चुन लिया है, तो फिर से आप उसको छोड़कर वापस लौटना चाहते हैं, तो मैं वही कहता हूं आपसे कि आप जो है वो उस विकल्प से जो है वो इंजस्टिस मत कीजिए आप उससे को। कारण ये है कि नीट का जो कट ऑफ ऊपर जा रहा है, स्पेशली जो बिहार, यूपी, राजस्थान के बच्चे हैं, तो वो सोचे इस बात को गंभीरता से कि भाई कि ये कंपटीशन अचानक से कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ने ही वाला है।
तो क्या हम इतने डिटरमाइंड है, क्या इतनी मेहनत कर लेंगे हम कि हम उन बच्चों से जो पूरा समय डेडिकेटेड होकर उस कोर्स के लिए हम वहां पे कॉम्पीट कर पाएंगे? मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर मैं चाहता हूं रियलिटी आपको पता हो। क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली जो है वो बच्चों को मोटिवेट करते इसलिए ताकि आप वो एडमिशन ले लें उनके यहाँ पे। पर हम ये कहते हैं कि आप एडमिशन लीजिए, पढ़िए, आप कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आपको रियलिटी का भान होना चाहिए कि आपको वास्तविकता पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक भी दिन की बर्बादी एक दिन दूसरे से पीछे होने वाला है उठ के। मतलब आप उतने घंटे को दूसरा आपसे आगे पढ़कर निकल चुका है। दूसरी बात, जिन बच्चों का स्कोर जो है 570, 560 बॉर्डर लाइन स्कोर है इन बच्चों का। अब कई बच्चों का बोलना सर हमारा स्कोर जो है 590, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस साल जो ओल्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सीटें बढ़ी हैं, नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं, तो कुल मिलाकर ओवरऑल सीट्स बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि उन सीट्स में, जैसे अभी मैंने देखा था कि एस्टिमेट की सब मिला के जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिला के 1 लाख से ऊपर सीट है, उसमें से जो है वो 50,000 के आसपास सीटें जो है वो, मुझे पता नहीं डेटा कितना सही है, पर मैंने कहीं इंटरनेट पर देखा 50,000 सीटें जो है वो गवर्नमेंट की सीटें। तो मतलब लगता है कि जहां रैंक है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो हमें ऑल इंडिया कोटे से मिले, चाहे स्टेट कोटा से मिले हमको वो। तो बॉर्डर लाइन स्कोर वाले बच्चों को मैं यही बोलूंगा, बेटा देखो है ना, ये बड़ा टफ समय होता है, लेकिन ये है कि ये स्कोर 23 के एग्जाम का था, ये स्कोर सेम 24 के एग्जाम में शुरू नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई बंद मत करो, पढ़ाई बंद मत करो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आप काउंसलिंग में यदि MBBS मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई छोड़ देंगे, अपना कॉलेज में चले जाएंगे हम, लेकिन हम दूसरे से कहीं इस चक्कर में पीछे ना हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लास्ट जिन बच्चों के 570 मार्क्स थे, इस बार उनके 584 मार्क्स आए, मतलब 14 नंबर बढ़ा साल भर में, क्योंकि वो 4-5 महीना शुरू का बर्बाद कर चुके थे उस बॉर्डर लाइन स्कोर के लिए वेट करते करते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका एक भी दिन, एक सिंगल डे भी मायने रखाता है, तो इसलिए उस बेचैनी से दूर रहिए और जो है अपने आप को लगा दीजिए। मतलब मैं कहता हूं ना आपसे, जो हो गया वो हो गया, अब आपका जो स्कोर है वो 23 का है, कुछ मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन अब 24 के लिए पढ़ना शुरू करते हैं हम। मान लो यहाँ नहीं हुआ तो वहां पीछे हमको नहीं रहना है, और टारगेट करते हैं हम 700+ मार्क्स के लिए, ठीक है। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर काउंसलिंग के लिए अलग से वीडियो बना दो। बेटा देखो, काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में काफी कुछ दे रखा है, आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो आप मुझसे यही पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉलेज ले लें हम, लेकिन वो भी मैं आपसे कह दूं कि स्टेट वाइज वेरी करता है, किस स्टेट में कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो मेरे को इस बारे में जो जानकारी है वो है कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकता हूँ, MP के कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बाकी सभी राज्यों के कॉलेज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू क्रिएट वीडियो ऑन काउंसलिंग सेशंस, ठीक है ना। मतलब हर चीज का अपना एक एक्सपर्टाइज होता है ना, मैं कुछ कहीं से पढ़ के कुछ भी बोल दूं और वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाए तो वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। फिर एक जो बड़ा सैड इंसिडेंस घटा मोजेश के बारे में आप सबको पता है। तो अच्छा भारती, बताओ तुम तो खुद भी सर्विसेज में हो, कि तुम्हारे कई बैचमेंट भी जो है वो सिविल सर्विसेज में है, गांव तक हेल्थ केयर फैसिलिटी अभी भी क्यों नहीं पहुंची है? क्या सोचती है इस बारे में? कि मतलब उस बच्चे को यदि जो है वो ठीक से ट्रीट किया जाता, उसको तो शायद से सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट था वो, तो लाइफ बच जाता उसका। गांव तक हेल्थ केयर फैसिलिटी इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने गांव तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं किया है, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम जब वोट देने की बारी आती है तो हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं, हम कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, जबकि धर्म और कास्ट के बजाय हम अगर ये सोचें कि मेरे आसपास अस्पताल कैसा है, मेरे आसपास स्कूल कैसा है, मेरे आसपास की नाली कैसी है, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए तो कौन सा हॉस्पिटल में मैं उसको ले जाऊं, हम इन बेसिक चीज़ों पे सोच ही नहीं पाते हैं। अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में, जो मेरे बच्चे की ग्रोथ से जो सरकार कनेक्ट करती है मैं उसको वोट दूं, हम ये सब सोच ही नहीं पाते हैं। हमारे इश्यूज़ कुछ और हैं और हमारे सरकार चुनने के इश्यूज़ कुछ और हैं, तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा ना। बहुत पते की बात बोली कि हम आज जब वोट देने जाते हैं ना तो हम जात देखते हैं, कास्ट देखते हैं, हम रिलीजन देखते हैं, हम ऐसे मुद्दे देखते हैं जिनका हमारे निजी डे टू डे की लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर कितने लोग जो है, कितने संपन्न लोग अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ये आप सब भी जानते हैं, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है, अब सोचो
कि बालाघाट के अंदर जो है वो जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की संख्या काफ़ी अधिक है, वहाँ पर जो है कोई रिसर्च सेंटर का ना होना, सिकल सेल एनीमिया के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट फैसिलिटी का वहाँ पर ना होना, मतलब हिमेटोलॉजिस्ट का अवेलेबल ना होना, ये सब बहुत चिंताजनक बातें हैं कि एक बच्चा जो जो भविष्य में एक बेहतर डॉक्टर बनता, मेहनती बच्चा, वो अपनी लाइफ को खो दिया जस्ट बिकॉज कि उसे समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मुद्दा वही है कि हम जो है वो, और ऐसे एक बच्चा तो हमको मालूम, ऐसे तो कई लोग होते होंगे वहाँ पे जहाँ घटनाएं घटती होंगी। तो हेल्थ केयर का बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है। जो हम देखते हैं वो मेट्रोपॉलिटन शहरों में देख के कहते हैं सब बढ़िया हो गया, सब बढ़िया नहीं है। सच में मैं अभी एक जगह एक स्लम एरिया था, वहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए गई हुई थी। तो हम लोग जो एसी कमरों में बैठ के गरीबी की बात करते हैं ना, सच में जब आप फील्ड में जाओ, आप किसी गांव में जाओ, किसी स्लम में जाओ, तो उससे भी ज़्यादा खराब हालत में है हमारे देश के लोग, उससे भी ज़्यादा गरीबी है हमारे देश में। लेकिन फिर भी हम पता नहीं कौन से मुद्दों को चुनते हैं, कौन से मुद्दों पे ध्यान देते हैं, फिर उन्हीं मुद्दों पे हम सरकारें चुनते हैं। मैं देखता हूँ कई बार कि कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए, जैसे अपने यहाँ इस बार भी की जो है सफाई कर्मी का बेटा सिलेक्ट हुआ है कि ना, मतलब ऐसे कई सारे जो है बहुत इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो उनके लिए भारतीय अपन क्या कर सकते हैं, एनजीओ से क्या करते हैं? हम लोग जो हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हम लोग उनको या तो खुद उनकी कॉलेज की फ़ीस के लिए अपने एनजीओ के द्वारा पैसा देते हैं, या फिर हम उन्हें, जब हमारे पास कम पैसा होता है तो हम उन्हें कुछ बड़े एनजीओज़ को रेफ़र कर देते हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, तो हम उन्हें रेफ़र करते हैं और वो एनजीओज़ इनको फिर फंडिंग कर देते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट किया है या फिर हमने उनकी खुद हेल्प की है, तो इस तरह से हम हेल्प करते हैं। कई बच्चों को लगता है कि सर ने जो है वो प्रेम बस भारती सोसाइटी, जो सर का एनजीओ का नाम है, वो रखा है, लेकिन क्लियर कर दूं मैं कि वो उसके एक तीर से दो शिकार करते हैं जैसे। तो उसका नाम बेसिकली है बायोमेंटर्स हेल्थ केयर एंड रूरल टारगेट इनिशिएटिव, बायोमेंटर्स हेल्थ केयर एंड रूरल टारगेट इनिशिएटिव सोसाइटी, ठीक है। तो वो मैंने जो है जब उसका नाम पूरा बनाया, मैंने तो ऐसा बनाया मैंने कि मतलब कि दोनों जगह काम हो जाए, एनजीओ का काम भी हो जाए और समर्पण की भावना भी दिखाई दे। नहीं, वो एक्चुअली बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है। जब हमारी तो 20 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, अगर अभी होता तो बच्चों के नाम से होता, आदित्य, नए, समर्पण, परिवर्तन, ऐसा कुछ होता, लेकिन वो बहुत इसका भी क्रेडिट नहीं मिला मेरे को, बहुत पुराना है। चलिए ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपसे कि देखो, हम सबको जो है, जितने बच्चे नीट के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, तो एक भी दिन खराब ना करें और ये सोचिए आप कि आपको खुद को जो है वो कैसे, देखो मेरा तो यकीन उठ गया है। मैं ये सोचूं ना कि आज के 25 साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट हेल्थ केयर को, एजुकेशन को लेके कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगी, तो मुझे लगता है कल्पना जैसा है कि मतलब कभी ऐसा हुआ, एलिस इन दी वंडरलैंड टाइप की बात है ये। मैं यही बोलूँगा कि अब जो चेंज करेंगे वो सिटीजन्स ही करेंगे, ठीक है। मतलब नागरिक जो है जब वो प्रोएक्टिव रहेंगे खुद से, वो कि हम अपने एरिया के आसपास क्या देखते हैं, यदि हम अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने पड़ोस को, अपने एरिया को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, भाई वहाँ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे पॉजिटिव चीज़ों को, तो शायद हमारे आसपास परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और हमको फिर वैसे लोग खड़े होंगे इलेक्शन में जो आपकी बातों को समझते होंगे। आज हम देखते हैं बाहुबली, ताकतवर लोग, वो उनको टिकट मिलता है। एक एजुकेटेड व्यक्ति को, संपन्न समझदार व्यक्ति को जो है वो टिकट नहीं मिलता। टिकट मिलता है उन लोग को जो किसी प्रकार से भीड़ इकट्ठी कर सकें, किसी प्रकार से पहले पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं, इरादा। जिस दिन लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए पहले इरादा चाहिए होगा और जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों में परिवर्तन के लिए जो इलेक्शन लड़ेगा ना, वो जिस दिन जीतेगा ना, उस दिन भारत बदलेगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।